नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद मिली सत्ता महज 15 महीने में गंवाना कांग्रेस को खल रहा है। पार्टी नए सिरे संगठन की कसावट की तैयारी कर रही है ताकि उपचुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा रखा जा सके और 2023 में बीजेपी को एक जोरदार टक्कर दी जा सके। पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दिग्गज मंथन में जुट गए हैं। एमपी कांग्रेस में कसावट की तैयारी। 15 दिनों में संगठन को लेकर बड़ा फैसला। कांग्रेस कमेटी का भंग होना भी तय। उपचुनाव में नेताओं की ड्यूटी तय। मध्य प्रदेश में जल्दी खंडवा लोकसभा सीट के साथ रेगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में भी दमोह की सफलता दोहराना चाहती है। पार्टी ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी है। कमलनाथ पार्टी नेताओं के साथ मंथन में जुट गए हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नेताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है। ब्लॉक और मंडल स्तर पर पार्टी का विशेष फोकस है। एक लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव, जिसमें हमें अपने साथियों की ड्यूटी लगाना है। अभी से दमोह पैटर्न पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बैठकें 2023 के चुनाव के लिए भी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग किया जा रहा है, ये तय हो गया है। ये मंथन और चिंतन लगभग हो गया है और मैं समझता हूँ कि देखिए 10-15 दिन में कई बड़े निर्णय कांग्रेस में हो रहे हैं। चाहे वो मुद्दा महंगाई का हो या फिर जो किसानों की जो आज के समय पीड़ा है, जिसका कहीं से भाजपा हल भी नहीं कर रही है, हर प्रकार से तबाही मच गई है। तो जनता आज के समय भाजपा से परेशान है, त्रस्त है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र में हो। और हमें पूरा विश्वास है कि एक तो चुनाव जब भी होंगे नगरीय निकाय के, उसमें कांग्रेस पार्टी को अच्छी जीत मिलेगी और फिर 2023 में पुनः सरकार कांग्रेस की बनेगी और पुनः मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी तैयारियों में जुटी है, लेकिन एक दूसरे को छेड़ने का मौका भी दोनों दलों के नेता नहीं छोड़ रहे हैं। अब दिग्विजय का ताजा ट्वीट ही देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रहलाद पटेल और वीडी शर्मा है। अब ऐसा ट्वीट करेंगे तो फिर जवाब भी वैसा ही मिलेगा। वीडी शर्मा ने कमलनाथ सरकार गिराने का श्रेय दिग्विजय सिंह को दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के संस्कार को भी परिभाषित किया। खैर, बीजेपी की तरफ से भी कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष पद को लेकर भविष्यवाणियां आ चुकी हैं। लेकिन जहां तक बात उपचुनाव की है तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, चारों उपचुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी। बैठकों के दौर तो अच्छी बात है, पर छोड़ेंगे एक भी बात नहीं। वो ये आप तय मान के चलना, कमलनाथ जी किसी पद को नहीं छोड़ने वाले। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है चारों। जानकारों की माने तो कांग्रेस उपचुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि पार्टी के संगठन को मजबूती देने में वक्त लगता है। उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दलबल के साथ बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अगर कसावट नहीं करेगी तो उसे विधानसभा चुनाव के पहले नगरीय निकाय में भी जनता के बीच जाना होगा। कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट होगा, तभी तो जीत की राह आसान होगी। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों को अब तारीखों का इंतजार है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन ग्वालियर में कांग्रेस संगठन का अधूरापन पार्टी के लिए एक चुनौती पेश कर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर में देवेंद्र शर्मा को शहर जिला कांग्रेस कमेटी संभाले 3 साल बीत गए हैं। 3 साल तक अध्यक्ष देवेंद्र बिना कार्यकारिणी के ही काम करते रहे। कार्यकारिणी गठित न कर पाने के पीछे पहले सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट न कर पाना बताते थे, लेकिन सिंधिया के चले जाने के बाद भी हालात जस के तस हैं। जानकार इसे पार्टी के भीतर की गुटबाजी बता रहे हैं। हालांकि देवेंद्र शर्मा का कहना है कि वो कार्यकारिणी की लिस्ट पीसीसी को सौंप चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि पार्टी ग्वालियर में बेहद मजबूत है। परिस्थितियां ऐसी बदलती रहीं। अभी सिंधिया जी गए तो उसमें जो है पीसी जो सिंधिया जी के साथ गए उनके नाम अब फिर से दोबारा रिव्यू हुई, वो लिस्ट कटे उसमें नाम। फिर जो है चुनाव के टाइम पर काफ़ी लोग जो है प्रदेश के पदाधिकारी बन के आ गए। कार्यकारिणी में गठित कर चुका हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, और मैं पीसीसी में भी दे चुका हूँ उस कार्यकारिणी को।
अब उचित समय होगा तब पीसीसी डिक्लेयर कर देगी। जिले की कार्यकारिणी गठित न होने पर कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व भी हैरान है। संकेत यहां तक मिल रहे हैं कि जिला शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बदला भी जा सकता है। निकाय चुनाव में कांग्रेस कोई ढील नहीं छोड़ना चाहती। तो बदलाव होता ही होगा भी, लेकिन देवेंद्र ही बने रहें या देवेंद्र चले जाएं, उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। काम तो पार्टी का है, पार्टी की नीतियों का कार्यक्रम है। तो देवेंद्र जी रहें तो भी दिक्कत नहीं है, देवेंद्र की जगह कोई और आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। देखिए, जहाँ तक कार्यकारिणी का सवाल है, मैंने देवेंद्र शर्मा से ये बात की थी और उन्होंने भी एक कार्यकारिणी बना करके भोपाल भेजी थी जिसको स्वीकृति मिल जाए। लेकिन ऐसा होता ही है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो संपूर्ण हो, जिसके संग हर व्यक्ति हो। कांग्रेस की अंदरूनी हालत पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ गया है। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को भी संगठन की नियुक्तियों में रोड़ा माना जा रहा है। अभी कांग्रेस के विधायक ने धरना दिया तो केवल 19 वार्डों में दिया। मतलब वो विधायक जो केवल अपने यहाँ के हैं, अपने आप को कांग्रेस का नेता कहते हैं, तो 66 वार्ड है नगर निगम में। अगर अव्यवस्था फैली है तो अब 66 वार्डों में धरना दीजिए ना। वैसे भी कांग्रेस गिरोहों का एक समूह है, तो गिरोह तो आपस में लड़ते हैं ना, उनका स्वाभाविक स्थायी भाव लड़ना है। तो वो लड़ाई उनके यहाँ पहले से, अभी से नहीं, वो पहले से चलती चली आ रही है। बहाना सिंधिया जी का होता था, बहाना दिग्विजय सिंह का होता था, लेकिन उसका नेचर, उसका स्वभाव ही लड़ना है। कार्यकारिणी को लेकर कांग्रेस तो हालात से जूझ ही रही है, लेकिन जिला कार्यकारिणी का गठन तो बीजेपी भी नहीं कर सकी है। इसलिए सवाल बीजेपी पर भी खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि दोनों राजनीतिक दल ऐसी स्थिति में चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने अंबिकापुर समेत सरगुजा की 3 सीटों के परिसीमन को लेकर सवाल उठाए हैं और अब इसको लेकर नेताओं में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। सरगुजा की 4 विधानसभा सीटों को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाने लगी है। इन सीटों में अंबिकापुर सीट भी शामिल है, जहां से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आते हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने अंबिकापुर, प्रेमनगर, भटगांव और मनेन्द्रगढ़ सीट को सामान्य सीट रहने पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि गलत परिसीमन की वजह से आदिवासियों की बहुलता के बावजूद अंबिकापुर समेत सरगुजा की 3 सीटें सामान्य रह गई हैं, जो समझ से परे हैं। वहीं आदिवासी समाज ने भी राज्यपाल से मिलकर इसकी शिकायत की है। साथ 3 विधानसभा को जनरल सीट करने की जगह एक ही जिले से, उस समय तो एक ही जिला था ना, ये ठीक नहीं है। उसको रायगढ़ में कर देते और कोई दूसरे जो रिजर्व सीटों से, जैसे बस्तर में 1 सीट डी रिजर्व हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर एक साथ 3 को करोगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें हम आदिवासियों को लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वहीं अरविंद नेताम के बयान पर टीएस सिंहदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि परिसीमन का काम भारत निर्वाचन आयोग करता है। आबादी के हिसाब से SC/ST आरक्षण होता है। सरगुजा में कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं थी। जिले के अंदर परिसीमन कैसा होना, ये चुनाव आयोग के ऊपर होता है। सरगुजा में आपने विशेष करके पूछा, ये सीट एक अनारक्षित होगी ही, क्योंकि आबादी के घटते क्रम में सरगुजा की जो अंबिकापुर विधानसभा है उसमें प्रतिशत उतना है। तो सरगुजा के संदर्भ में कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई है। अरविंद नेताम जैसे दिग्गज और वरिष्ठ नेता कोई बात को कह रहे हैं तो उस समय परिसीमन आयोग में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या अनुशंसा की थी, इस बेस लाइन में हमको जाना पड़ेगा। और क्या डॉक्टर रमन सिंह जी और उनकी सरकार आदिवासियों की सीटों को कम करने के बारे में अनुशंसा की थी, ये एक विचारणीय मुद्दा है। सरगुजा संभाग आदिवासी बहुल है। यहाँ विधानसभा की 14 सीटों में से 5 सामान्य हैं। इन सभी सीटों पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में अरविंद नेताम के आरोपों के बाद सरगुजा की 4 विधानसभा सीटों पर नई बहस जरूर छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब खबर आपको महाकाल की नगरी उज्जैन से बताते हैं और खबर जरा कुछ हटके भी है। यहाँ रूठे मानसून से किसानों का गुस्सा अब मौसम विभाग पर ही फूट गया। पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिला जहां मौसम विभाग का ही पुतला फूंक दिया गया। अमूमन आपने अब तक विरोध में नेताओं और अफसरों के पुतले फूंके जाने की बात पढ़ी और सुनी होगी,
लेकिन इस तरह से मौसम विभाग का पुतला फूंकने का शायद ये पहला मामला होगा, और वो भी इसलिए क्योंकि किसानों को मौसम विभाग की भविष्यवाणी बहुत महंगी पड़ गई। किसानों ने विभाग की भविष्यवाणी पर फसलों की बुआई कर दी। अब बारिश न होने से किसानों का बीज बर्बादी की कगार पर है। किसानों ने यह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है, कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और मौसम विभाग का ही पुतला जलाया गया है। किसानों को और पूरे देश को गलत अनुमान दिए जा रहे हैं कि इस सप्ताह में इतनी बारिश होगी। इसके अनुमान को लेकर किसानों ने बोनी की और कहीं कुछ जगह तो बारिश हुई नहीं, और जो बोनी की वो आज बारिश के अभाव में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तो मौसम विभाग द्वारा जो गलत अनुमान दिए जा रहे हैं, इसलिए भारत सरकार के मौसम विभाग की जिम्मेदारी तय होना चाहिए और उसमें जो भ्रष्ट और गलत तरीके से जानकारी देने वाले अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मौसम विभाग आज देश के किसानों के साथ धोखा कर रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पुतला दहन किया है। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व स्टाफर भी फोन हैकिंग केस में टारगेट पर थी। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टाफर के 3 फोन नंबर पर निगरानी रखी गई। इसके लिए अज्ञात भारतीय एजेंसी ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया। पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप के संभावित ग्राहकों की लिस्ट में इस भारतीय एजेंसी का नाम है। इधर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजरायली स्पाईवेयर के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के फोन भी हैक किए गए। रविवार रात को द वायर की तरफ से जारी रिपोर्ट के अगले हिस्से में इसका खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस ने संसद में पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग रखी है। पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। क्या कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि ये कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। और अब बात करेंगे बरसात और उसके साइड इफेक्ट्स की। बरसात ने दिल्ली वालों को गर्मी से जरूर कुछ राहत दिलाई है, पर बारिश के साइड इफेक्ट भी अब दिल्ली में नजर आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके में मेन रोड पर चलती हुई एक कार जमीन में धंस गई। इस हादसे में कार सवार युवक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ये कार दिल्ली पुलिस के एक जवान की है, जो अपने एक दोस्त से मिलकर द्वारका सेक्टर 18 से गुजर रहा था। उसी वक्त मेन रोड की सड़क धंस गई और चलती हुई कार जमीन के अंदर घुसती चली गई। बाद में बामुशक्कत इस कार को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कार चला रहे युवक की जान बच गई। तो ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां पर सड़क कई फीट कब धंस जाए कुछ कह नहीं सकते। भारी बारिश दिल्ली में इस वक्त देखने को मिल रही है। द्वारका सेक्टर के नज़दीक की तस्वीरें हैं। एक शख्स इत्मीनान के साथ पानी भरी सड़क पर कार चला रहा था, जो नहीं जानता था कि अगले कुछ देर में उसकी कार ज़मीन के भीतर कई फीट अंदर चली जाएगी। कार चलाने वाले शख्स ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन उसके बाद कार का क्या कुछ हुआ वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्रेन के ज़रिए कार बाहर निकाली गई और जो गड्ढा इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो सड़क के बीचों बीच बना है। इन दिनों दुनिया के अरबपतियों में एक नई होड़ लगी हुई है और ये होड़ है अंतरिक्ष में जाने की। तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस 20 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा करने वाले हैं।
हालांकि उनकी ये यात्रा महज 10 मिनट की रहेगी। ये यात्रा रिचर्ड ब्रेंसन की 11 जुलाई को हुई अंतरिक्ष यात्रा के बाद हो रही है। रिचर्ड ब्रेंसन 90 मिनट की स्पेस ट्रिप करके लौटे थे। उनकी इस स्पेस ट्रिप पर कई प्रतिक्रियाएं भी आई थीं। ये तक कहा गया था कि रिचर्ड अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचे, उनकी यात्रा पृथ्वी के कक्ष में हो रही थी। लेकिन अब इन यात्राओं को देखकर यही कहा जा सकता है कि इन्होंने स्पेस टूरिज्म को हकीकत बना दिया है और आम लोगों के लिए भी अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद गढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। जी हाँ, हम आपको एक ऐसे ही क्रिकेटर से मिलाते हैं जिनकी हाइट महज 3 फीट है और इनका शरीर भी दूसरे बच्चों के मुकाबले कमज़ोर है। लेकिन इस खिलाड़ी को आउट करने में अच्छे अच्छे गेंदबाजों को पसीने छूट जाते हैं। तो आप भी मिलिए ऐसे बेहतरीन बल्लेबाज से। मुसीबतों से डटकर लड़ा है, लोगों के तानों को भी खूब सहा है। सर पे टोपी, हाथ में बल्ला लिए खड़ा है। हाइट छोटी है पर इस बल्लेबाज का हौसला बहुत बड़ा है। छोटा सा बल्ला, छोटी सी किट और छोटे से ही हाथ, लेकिन इन हाथों का कमाल जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये खिलाड़ी अगर अपनी पर आ जाए तो उन्हें आउट करने की तो छोड़िए, बल्कि गेंदबाज उन्हें बड़े बड़े शॉट्स लगाने से भी नहीं रोक पाते हैं। ऐसे बल्लेबाज हैं भोपाल के वेदांत, जो भोपाल की बीएस क्रिकेट एकेडमी की अंडर 15 टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज खेलते हैं। साथ ही उनका चयन भोपाल के डिवीजन 60 स्क्वाड में भी हो चुका है। हिंदुस्तान में अगर बात की जाए तो क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, एक धर्म है। और आज हर बच्चा ये सपना लेकर क्रिकेट के मैदान में पहुंचता है कि उसको देश के लिए खेलना है, देश का नाम रोशन करना है। लेकिन कुछ बच्चे बेहद खास होते हैं और अपने जुनून के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ अभी जो मौजूद है, इनका नाम है वेदांत। इनकी उम्र 15 साल है। आप इनकी हाइट पर मत जाइए क्योंकि इनका जज्बा बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। वेदांत, आपसे जानना चाहेंगे कितने घंटे डेली क्रिकेट प्रैक्टिस करते हो आप? 4 से 5 घंटे। वेदांत, क्या सपना है आपका? इंडिया खेलना। आप एक स्पेशल बच्चे हो, हाइट आपके नहीं बढ़ पाई, एक चैलेंज है? चैलेंज तो है, लेकिन मैं तैयार हूँ उस चैलेंज को फेस करने के लिए। तो सुना आपने, वेदांत का कहना है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ पाई तो क्या हुआ। अगर ये चुनौती है तो ऐसी 1000 चुनौती मुझे स्वीकार है। वेदांत के कोच पंकज सिंह उन्हें प्यार से अपनी टीम का विराट बुलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि खुद भारतीय कप्तान विराट कोहली वेदांत के जज्बे के कायल हैं। जब वो वेदांत से मिले तो उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाए। इधर दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में शुमार जॉन्टी रोड्स और भारत के उभरते सितारे सरफराज खान सहित कई खिलाड़ियों से वेदांत मुलाकात कर चुके हैं। सबसे पहले ग्राउंड पे अगर कोई बच्चा आता है तो वेदांत ही आता है। उसको हम लोग वेदांत विराट के नाम से पुकारते हैं एकेडमी में। और वो बच्चा हमारी एकेडमी से अंडर 15 की टीम में ओपनिंग करता है। और पिछले साल एक हम पिंक बॉल से 1.5 महीने का एक टूर्नामेंट चला था, उसमें हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। तो वो उस टीम में बेस्ट कैच का अवार्ड उस बच्चे को मिला था। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। ये शेर वेदांत की जर्नी पर सटीक बैठता है, क्योंकि वेदांत गुप्ता भी पूरी ताकत के साथ अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और आज कई खिलाड़ियों के लिए वेदांत एक प्रेरणा भी हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि भोपाल के इस उभरते सितारे की मेहनत खूब रंग लाए और वो हर बुलंदियों पर पहुंचे और क्रिकेट में न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन विजय सेचकर के साथ वासु चोरे, बंसल न्यूज भोपाल। चलिए, इस स्टोरी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।